कहानी की शुरुआत में हमें टिम और ओलिविया को दिखाया जाता है जो कि कपल हैं, लेकिन ओलिविया पिछले कुछ महीनों से बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था। उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है जो वो अपने पार्टनर टिम से एक्सपेक्ट करती है, लेकिन टिम अपने काम में बहुत बिजी होता है, इसीलिए वो ओलिविया को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाता। दरअसल वो एक गेम डेवलपर है और जल्दी उसे अपनी गेम का काम खत्म करना है। साथ ही जिस बिल्डिंग में इनका फ्लैट होता है वहां पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, पर आज जब इन्हें कॉन्ट्रैक्टर मिलता है तो बताता है कि आज मैं इस पूरी बिल्डिंग के काम को खत्म कर दूंगा। वहीं शहर में एक बिल्डिंग में आग लग गई होती है। दूसरी तरफ ओलिविया अपने रिश्ते को ठीक करना चाहती है, इसीलिए टिम को कहती है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों पेरिस जाकर कुछ वक्त बिताए ताकि हम दोनों की जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो रिश्ता है वो पहले की तरह एक बार फिर से अच्छा हो जाए। पर टिम साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी गेम का काम खत्म करना है। ये सुनकर ओलिविया को बहुत दुख होता है, इसीलिए घर आने के बाद रात को वो अपना सामान पैक करके अकेली ट्रिप पर जाना चाहती है। जाने से पहले वो टिम को कहती है कि आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। पर जैसे वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक ब्रिक की वॉल है। ओलिविया और टिम को समझ नहीं आता कि उनके दरवाजे के बाहर ये वॉल किसने खड़ी कर दी। इसके बाद वो विंडोज और दूसरे दरवाजों को भी खोलते हैं। हर जगह उसी तरह की ब्रिक की वॉल होती है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये बाहर नहीं देख सकते। इसके बाद टिम ड्रिल मशीन से दरवाजे के बाहर जो ब्रिक की वॉल है उस पर होल करने की कोशिश करता है, पर ये दीवार ये वॉल इतनी मजबूत होती है कि उस पर ड्रिल मशीन का कोई असर नहीं होता। ओलिविया अपने घर की नॉर्मल वॉल्स पर ड्रिल मशीन से होल करती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ड्रिल मशीन आगे नहीं बढ़ती, जिसका मतलब ये है कि वॉल्स के बाहर भी उसी तरह की ब्रिक की वॉल है जिसमें किसी तरह का होल नहीं किया जा सकता। साथ ही इनके घर में ना इंटरनेट होता है, ना ही इनके फोन्स पर कोई कवरेज है। साथ ही जब ये अपने फोन को ब्रिक के पास ले जाते हैं तो इनके फोन में ग्लिच आना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जो बाहर वॉल है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया। तभी इनके साइड में जो दूसरा फ्लैट होता है वहां से इन्हें आवाज आती है, जिसके बाद ये अपने फ्लैट और दूसरे फ्लैट के बीच में जो वॉल यानी कि पार्टीशन होता है उस वॉल पर ड्रिल करते हैं और लकीली इस वॉल पर ड्रिल हो जाता है। ये देखते हैं कि वहां पर एक कपल फंसा हुआ है। दरअसल ये दोनों के दोनों बार्सिलोना से यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, इसीलिए इन दोनों ने इस फ्लैट को एयरबीएनबी पर लिया था। इसमें जो लड़का होता है उसका नाम मार्विन होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम एना। ये टिम को बताते हैं कि हमारे डोर और विंडोज के बाहर भी उसी तरह की ब्रिक की वॉल है जिसे खोलने का हमें कोई तरीका नहीं पता। अब टिम और ओलिविया बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचते हैं। वो वॉल को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि वॉल में जो 4 ब्लॉक्स हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा है, इसीलिए मेटल की चीजों को वो वहां पर चिपका देते हैं और अगले पल वॉल अपने आप से उन सब मेटल की चीजों को दूर फेंकती है, जिससे टिम थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। तभी इन दोनों को मार्विन के फ्लैट से आवाज आती है। टिम देखता है कि उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया है, इसीलिए वो उस होल को बहुत बड़ा करके अंदर जाता है और मार्विन को बांध देता है। दरअसल मार्विन को नशा करने की आदत होती है, जिस वजह से वो अक्सर हाई रहता है। टिम को यहाँ पर एक हैमर मिलता है जिससे वो ब्रिक वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। उस वॉल को किसी भी तरह से तोड़ा नहीं जा सकता। और अब ओलिविया कहती है कि ये जो पूरी बिल्डिंग थी ये 1897 में बनी थी और यहाँ पर जमीन के नीचे से एक सुरंगों का रास्ता भी है जो शहर के सुअर से मिलता है। अगर हमें वो रास्ता मिल जाए तो हम सुअर से यानी कि अंदर बहने वाले नालों से बाहर निकल सकते हैं। पर इनका जो फ्लैट होता है वो 2nd फ्लोर पर है, इसीलिए ड्रिल मशीन से नीचे फ्लोर पर होल करते हैं और 1st फ्लोर वाले फ्लैट में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक लड़की जिसका नाम लिया है अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। और जब ये नीचे पहुंचते हैं तो बताते हैं कि हमारे फ्लैट के डोर्स और विंडो के बाहर भी उसी तरह की ब्रिक्स की वॉल है। दरअसल ये एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में तो जा सकते हैं, पर कोई भी अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि पूरी बिल्डिंग की जो बाहर की दीवारें हैं वहां पर ब्रिक वॉल्स अपने आप ही खड़ी हो गई हैं। ये तय करते हैं कि ये एक बार फिर से फ्लोर को तोड़कर नीचे ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर का एक पार्ट भी टूटा हुआ होता है और जब टिम उसे देखता है तो उसके अंदर एक कैमरा होता है, यानी कि बिल्डिंग में जितने भी स्मोक डिटेक्टर हैं उन सब के अंदर कैमराज हैं, इन पर नजर रखी जाती है। इसीलिए तय करते हैं कि अब ये फ्लोर को नहीं बल्कि साइड वॉल को तोड़ेंगे, क्योंकि साइड में जो दूसरा फ्लैट है उसी कॉन्ट्रैक्टर का है जो इस पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट कर रहा था। और जब इस साइड वॉल को तोड़कर दूसरे फ्लैट में जाते हैं तो देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर की मृत्यु हो चुकी है, उसके हाथ कटे हुए हैं, उसका फोन भी वहीं पर होता है जो अनलॉक्ड होता है। टिम देखता है कि उस पर ब्रिक वॉल की फोटो है, पर उसे समझ नहीं आता कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर उसके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन अब इनके पास नीचे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए फ्लोर को तोड़कर नीचे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यूरी नाम का एक आदमी होता है जो बताता है कि ये फ्लैट मेरे दोस्त का है, हम दोनों फ्लैट के अंदर थे और जब मैंने बाहर जाने
जाने की कोशिश की तो विंडोज और डोर्स के बाहर ब्रिक की अपनी प्रेगनेंसी वाली बात भी बताती है, जिसके बाद एक बार फिर से टिम के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और जल्दी ही शांत हो जाते हैं और अब एक बार फिर से सबके सब यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। इन्हें यहाँ पर यूरी के फ्रेंड के कुछ नोट्स भी मिलते हैं जिसका ये फ्लैट था जिसकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई और इन नोट्स से साफ साफ पता चलता है कि वो भी ब्रिक वॉल को खोलने की कोशिश कर रहा था। साथ ही ने ये भी पता चलता है कि वो इप्सिलॉन नाम की एक नैनो डिफेंस कंपनी के लिए काम किया करता था। ये कंपनी उसी जगह पर होती है जहां पर हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि शहर के हिस्से में आग लगी हुई है। इन सबको लगता है कि उस कंपनी में आग बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद अपने आप ही सेफ्टी के लिए हर एक डोर और विंडो के सामने इस तरह की ब्रिक वॉल्स आ गई। हो सकता है कि वहां पर कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ हो या कोई ऐसा केमिकल रिलीज हुआ हो जिससे हर एक इंसान की जान को खतरा है और क्योंकि वो उसी कंपनी में काम किया करता था तो हो ना हो उसे इन ब्रिक वॉल्स को खोलने का तरीका पता था, इसीलिए वो ब्रिक वॉल्स को खोलने की कोशिश कर रहा था। अब टिम नोट करता है कि यहाँ पर एक कमरा छोटा है। दरअसल इस पूरी बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स होते हैं वो हूबहू एक जैसे हैं, पर जब वो देखता है कि एक कमरा कुछ छोटा है तो उसे शक होता है, जिसके बाद वो उस कमरे को ऑब्जर्व करता है जहाँ पर उसे एक हिडन दरवाजा मिलता है जो कि रिमोट से खुलता है। रिमोट भी उसे जल्दी मिल जाता है और अब जैसे वो रिमोट का बटन दबाता है तो दरवाजा खुल जाता है। दरअसल ये एक छोटा सा हिडन रूम होता है जो कि उसने खुद बनाया था। यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जिस पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी चल रही होती है और ये उन्हीं कैमरास की फुटेज है जो कि स्मोक डिटेक्टर में लगाए गए थे। इसका मतलब ये है कि यूरी का फ्रेंड जो यहाँ पर रहता था उसी ने स्मोक डिटेक्टर के अंदर सभी कैमरास को फिट करवाया था। अब सब के सब उस रिकॉर्डिंग को चेक करना शुरू कर देते हैं। वही हमें लिया को दिखाया जाता है जो उस जगह पर होती है जहाँ पर यूवी के फ्रेंड की डेड बॉडी होती है। वो उसके स्कार्फ को हटाती है और देखती है कि उसके गले पर निशान है, जिससे वो समझ जाती है कि उसे यूरी नहीं मारा है, वो हार्ट अटैक से नहीं मरा। पर इससे पहले कि वो ये बात सबको बताती वहां पर यूरी आ जाता है जो लिया को मार देता है। कुछ देर के बाद मैरविन भी लिया को ढूंढने के लिए आता है और जब वो लिया की बॉडी को देखता है तो समझ जाता है कि ये काम और किसी का नहीं बल्कि मैरविन का है। मैरविन उस पर हमला कर देता है। वहीं टिम, ओलिविया और मैरविन की गर्लफ्रेंड रिकॉर्डेड फुटेज में देख लेते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त को मारा था और अब वो जानते हैं कि मैरविन की जान भी खतरे में है। इसीलिए जल्दी उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर मैरविन और यूरी दोनों लड़ रहे होते हैं। ये मैरविन को बचा तो लेते हैं पर तब तक यूरी अपने फ्रेंड के सभी नोट्स को जला चुका होता है, जिन नोट्स से शायद ये यहाँ से बाहर निकल सकते थे। ये यूरी से पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन यूरी कुछ नहीं बताता, जिसके बाद ये एक बार फिर से रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि यूरी का जो फ्रेंड था वो किसी तरह की कोडिंग कर रहा था जिसे उसने अपने फोन में ट्रांसफर किया था, लेकिन यूरी उसके फोन को तोड़ चुका होता है। लेकिन फिर भी टिम किसी तरह से उसके फोन की सभी कोडिंग को, उस ऐप को और उस डेटा को अपने फोन में ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाता है। ये ऐप इप्सिलॉन कंपनी की होती है और जब वो उस ऐप से ब्रिक वॉल को स्कैन करता है तो 4 जगह हाईलाइट हो रहा होता है। ये वही 4 जगह है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है और अब टिम अपने मोबाइल पर उन्हीं 4 हाईलाइटेड जगहों को बार बार क्लिक करता है और जब वो ऐसा करता है तो ब्रिक वॉल अजीब तरह से रिएक्ट करती है। अब वो सॉलिड नहीं होती बल्कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, एक तरह का गाढ़ा लिक्विड बन गई है। मैरविन की गर्लफ्रेंड उसके अंदर अपना हाथ डालती है पर तभी वो वॉल एक बार फिर से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। सब उसे निकालने की कोशिश करते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यूरी ये देखकर जोर जोर से हंस रहा होता है जिससे मैरविन को बहुत गुस्सा आता है। वो गन से उसे शूट करके मार देता है, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर देता है और अब यहाँ पर सिर्फ टिम और ओलिविया बचे हैं। साथ ही टिम को ये भी समझ में आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर के हाथ कैसे कटे। दरअसल उसने भी वॉल के अंदर हाथ डाला होगा, जिसके बाद वो हाथ निकाल नहीं पाया, उसके हाथ कट गए और उसकी मृत्यु हो गई। ये दोनों के दोनों अब यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनको नहीं पता कि ये दोनों यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। टिम को एहसास होता है कि जिस तरह से भी उसने ओलिविया के साथ बिहेव किया वो गलत था। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर हम बच गए तो हम अपने रिश्ते को एक बार फिर से अच्छे से शुरू करेंगे। इन दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। टिम को एहसास होता है कि एप्लीकेशन में जो 4 ब्लॉक्स हैं जो हाईलाइटेड हैं उन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रेस करना होगा जो कि एक कोड की तरह है
और अगर ऐसा कर पाए तो शायद ये ब्रिक वॉल अपने आप ही खुल जाए। इसीलिए एक बार फिर से ये यूरी के फ्रेंड की रिकॉर्डेड फुटेज को देखते हैं और बहुत देर स्टडी करने के बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि सही सीक्वेंस क्या है। ये दोनों अब ब्रिक वॉल को खोलने के लिए तैयार हैं, पर इससे पहले कि ये ऐसा कर पाते, यूरी जिसे मरा हुआ समझ रहे थे वो अब भी जिंदा होता है। गोली लगने के बाद भी वो बच गया होता है और उसने अपने आप को आजाद कर लिया है। वो इन दोनों को मारना चाहता है। ये अपनी जान बचाने के लिए और इस जगह से निकलने के लिए नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां पर वो रास्ता वो ब्रिक की वॉल है जिसके पीछे सुअर है जहां से बाहर निकल सकते हैं। और अब एक तरफ तो टिम है जो कि दरवाजे को रोक कर खड़ा है क्योंकि अंदर आकर यूरिन दोनों को मारना चाहता है। दूसरी तरफ ओलिविया है जिसके पास मोबाइल है और वो उस पैटर्न को उसी सीक्वेंस में क्लिक करती है जिससे कि ब्रिक वॉल अपने आप ही खुल जाती है। पर अब यूरी भी अंदर आ जाता है जो टिम के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि ओलिविया के पास भागने का मौका था पर वो ऐसा नहीं करती। वो टिम की जान बचाने के लिए यूरी के ऊपर हमला करके उसे गिरा देती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों ब्रिक वॉल से बाहर निकल जाते हैं और उस खुफिया रास्ते से होते हुए ये ऊपर आ जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि शहर में जितने भी घर जितनी भी बिल्डिंग्स थी उन सब के बाहर उसी तरह की वॉल होती है। इन दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता, ना ही इन्हें समझ में आता है कि शहर में क्या हुआ। ये अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। शहर के ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स होते हैं जहाँ पर रिसर्च टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही होती है कि शहर में क्या हुआ। और तभी अनाउंसमेंट होती है जिसमें पता चलता है कि एप्सिलॉन कंपनी में आग लग गई थी, जिस वजह से एक माल फंक्शन हुआ और पूरे शहर में जितनी भी बिल्डिंग्स जितने भी घर थे वो एक अजीब तरह की वॉल से कवर हो गए ताकि इंसानों की जिंदगी को बचाया जा सके। दरअसल ये एप्सिलॉन कंपनी ने ही किया था, लेकिन इस बारे में शहर को किसी को कुछ नहीं पता। ये एक सीक्रेट मिशन था जिसके चलते एप्सिलॉन कंपनी ने पूरे शहर में इस तरह के केमिकल को डाल दिया था जो कि बुरे वक्त में यानी कि किसी न्यूक्लियर वॉर में या प्राकृतिक आपदा में बिल्डिंग्स को पूरी तरह से ब्रिक वॉल से कवर कर देता। पर जब एप्सिलॉन कंपनी में आग लगी तो माल फंक्शन हो गया, जिस वजह से बिना आपदा बिना न्यूक्लियर वॉर के भी वॉल्स अपने आप ही लोगों के घरों के बाहर खड़ी हो गई। साथ ही हमें इस पूरी कहानी में ये भी समझाने की कोशिश की गई है कि जब इंसान मुसीबत में होते हैं या किसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हैं तो